हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल मैंने ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। आज ऑर्गेनाइजिंग पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सब मेरी तरफ देख रहे हैं अभी सामने। बेटा आज हमें 2 टॉपिक करने हैं, बहुत बड़े बड़े, मज़ा आ जाएगा। टॉपिक बहुत आसान है। ऑर्गेनाइजिंग 4 लेक्चर का चैप्टर है। मुझे नहीं पता बाकी टीचर 10-10, 15-15 लेक्चर कैसे खींचते हैं इसके ऊपर, लेकिन बेटा सिर्फ 4 लेक्चर लूँगा गिन के, ठीक है, और ख़त्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। चलो जी, खैर करते हैं बात। सब सामने देख रहे हैं, एक बार पहले मेरी तरफ। बाबू, हो सकता है आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ बातें मुझसे बहुत अच्छे से सुनी हो। जिसने नहीं सुनी ये बात उसके लिए है। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना, मैं 2 टॉपिक का डिस्कशन कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। एक टॉपिक का नाम है सेंट्रलाइजेशन, एक टॉपिक का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली और डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली। बेटा जब टॉप लेवल सारी डिसीजन मेकिंग पावर अपने हाथ में रखता है ना, तो हम बोलते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी पे चल रही है। ठीक है जी बाबू। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ पावर टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। पावर थी इनके हाथ में, टॉप लेवल के हाथ में, इन्होंने बांट दी मिडल लेवल को, मिडल लेवल ने बांट दी लोअर लेवल को, लोअर लेवल ने बांट दी एम्प्लॉइज को। बेटा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिस्पर्सल ऑफ पावर टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। पावर को बांटना लोएस्ट लेवल तक, ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। बेटा सेंट्रलाइजेशन पे हल्की सी चर्चा और करता हूं। बेटा सेंट्रलाइजेशन मींस डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली और फ्यू हैंड्स ओनली, और यू में से डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ओनली। ये तो वही बात हो गई बेटा, सारे डिसीजन एक ही बंदे के हाथ में। अगर कभी आपके स्कूल में ऐसा हो तो क्या होगा? एडमिशन प्रिंसिपल कर रहा है, फी कलेक्ट प्रिंसिपल कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की फी प्रिंसिपल, क्लास में पोछा लग गया कि नहीं प्रिंसिपल देख रहा है। हाँ, ये तो आप जरूर चाहोगे कि खुद ही मार दे वो। हाँ जी बेटा, चौक पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई ये भी प्रिंसिपल देख रहा है, यानी कि हर डिसीजन इसके हाथ में है। ये सेंट्रलाइजेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बेटा? अगर आपके हाथ में पावर थी, आपने फर्दर बांट दी, इसने भी फर्दर बांट दी, और ये तब तक बढ़ती रही जब तक लोएस्ट लेवल नहीं आ गया। बेटा एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, एडमिशन करना तो था प्रिंसिपल को, इंटरव्यू लेने तो थे टीचर के प्रिंसिपल को, लेकिन उसने पावर वाइस प्रिंसिपल को बांट दी, उसने फर्दर स्ट्रीम हेड्स को बांट दी, और करते करते चपड़ासी तक पावर आ गई स्कूल के, और वो एडमिशन कर रहा है। कुछ ऐसा। बेटा अच्छा क्या लगा? सेंट्रलाइजेशन अच्छा लगा या डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा? क्या हाँ, आप तो चाहोगे प्रिंसिपल की सारी पावर छिन जाए, चपड़ासी के हाथ में आ जाए, ताकि तुम्हारे जैसों का एडमिशन हो सके स्कूल में। बाबू अब सही बात यह है बेटा, ना तो एक ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड अच्छी होती, ना ही एक ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड अच्छी होती। एक ऑर्गेनाइजेशन को पार्शली सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए और पार्शली डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। बेटा पार्शियल सेंट्रलाइजेशन किसके लिए? बेटा अगर मैं बोलूं स्ट्रैटेजिक प्लान के एंगल से, तो बेटा एज फार एज स्ट्रैटेजिक प्लान्स आर कंसर्न, एक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं बेटा रूटीन जॉब्स आर कंसर्न, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। बेटा देखो स्ट्रैटेजिक प्लान अगर टॉप लेवल ही बनाए ना तो ही ठीक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उनका काम है बेटा स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना, ऑब्जेक्टिव सेट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर स्ट्रैटेजिक प्लान की बात करें, हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, हम पॉलिसीज की बात करें, ये टॉप लेवल ही बनाए तो बढ़िया है। और बेटा अगर मैं करूँ रूटीन जॉब की बात, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को रूटीन जॉब के लिए डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, पावर को बांट देना चाहिए लोएस्ट लेवल तक। लोएस्ट लेवल वाले संभाल लेंगे भाई रूटीन जॉब, डे टू डे एक्टिविटीज। एक बात। दूसरी बात बेटा ऐसा बोला जाता है जनरली, देखो अगर मैं पूछता हूं ना सेंट्रलाइजेशन अच्छा या डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा, आप कभी नहीं बोल सकते कि रैंडमली कि सेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है या डिसेंट्रलाइजेशन।
हमेशा बोला जाता है इट डिपेंड्स कि सिचुएशन कैसी है, और जनरली बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटी है ना तो सेंट्रलाइजेशन वहां पर ज्यादा अच्छा होता है। आप 5 7 10 लोग काम करते हो, 10 के 10 प्रधान बनेंगे तो क्या होगा आपको भी पता है बेटा, वहां पर एक बंदा डिसीजन लेना सबसे ज्यादा अच्छा है। आपकी क्रिकेट टीम, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो बेटा, वही अच्छा है ना बेटा, एक कैप्टन बना दिया जाए वही डिसीजन ले। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन बेटा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करती है। ठीक है ना, बात समझ में आई? ठीक है ना। अगर मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दूं, अगर वहां पर आपने सेंट्रलाइजेशन फॉलो कर लिया ना बेटा, इट विल क्रिएट क्योस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा बैंक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब बैंक में बहुत सारे मल्टीपल लेवल्स हैं बेटा। सबसे ऊपर जनरल मैनेजर होता है बेटा, ठीक है ना। जनरल मैनेजर के नीचे बहुत सारे जोनल मैनेजर आते हैं, बहुत सारे जोनल मैनेजर के नीचे एरिया मैनेजर आते हैं, एरिया मैनेजर के नीचे बहुत सारे रीजनल मैनेजर आते हैं, रीजनल मैनेजर के नीचे बैंक ब्रांच मैनेजर आता है जिससे आप कभी कभी मिल लेते हो, उसके नीचे बहुत सारे प्रोबेशनर ऑफिसर आते हैं, फिर जाकर क्लर्क आते हैं बैंक के। ये बैंक का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। आप इससे ऊपर नहीं पहुंच पाते। ये बैंक ब्रांच मैनेजर है, इसके ऊपर बहुत सारे रीजनल मैनेजर बैठे हैं, एरिया मैनेजर बैठे हैं, जोनल मैनेजर बैठे हैं, और फिर कहीं जाकर जीएम बैठा है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कहो नहीं नहीं हम तो सेंट्रलाइजेशन फॉलो करेंगे, क्या होगा पता है? आप बेटा बैंक के बड़े रेप्यूटेड कस्टमर हो, ठीक है ना, और करोड़ों में आपके डिपॉजिट हैं। आप बैंक ब्रांच में पहुंच गए, ब्रांच मैनेजर के सामने बैठ के हाल चाल पूछने लग गए। बैंक मैनेजर के साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, अब वो सोच रहा है आपको चाय पिला ले, लेकिन बेटा ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है सेंट्रलाइजेशन। सारे के सारे डिसीजन कौन लेता है? एक ही बंदा लेता है, जीएम लेता है। मान लो क्या होगा, ब्रांच मैनेजर फोन मिलाएगा रीजनल मैनेजर को, आपने आरएम को, सर बड़ा रेप्यूटेड कस्टमर बैठा है चाय पिला दूं? मगर नहीं नहीं रुक जा, पहले मैं अपने एरिया मैनेजर से पूछ लूँ। वो एरिया मैनेजर को, सर इस ब्रांच में बड़ा रेप्यूटेड कस्टमर बैठा है, चाय पिला ले क्या? यार रुक जा, जोनल मैनेजर से तो बात कर लें। सर कुछ ऐसे हो जाएगा, और आप समझ सकते हो कि क्या हो जाएगा। सर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ये तो पक्का पता है ना सेंट्रलाइजेशन फॉलो कर नहीं सकती, वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन होता है बेटा। बहुत एक्सटेंट तक पावर दी गई होती है लोएस्ट लेवल को। मान लोएस्ट लेवल ही बेटा बैंक ब्रांच मैनेजर है, और आपको अंदाजा दे देता हूं बेटा, हर ब्रांच के मैनेजर को कुछ तो पैसा खर्चने की पावर होती होगी ना, कि बिना बताए आप 20 25 30 हज़ार रुपये ब्रांच के लिए खर्च कर सकते हो, चाय पानी पिला सकते हो सारे स्टाफ को। सर इतनी तो पावर देते होंगे ना। तो बेटा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करती है, कभी कोई सेंट्रलाइजेशन के लिए नहीं जाता। इतनी बात ओके, समझ में आया डिफरेंस क्या है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का? बेटा देखो डिसेंट्रलाइजेशन की चर्चा चलती रहेगी, मेरा भी सेंट्रलाइजेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैंने बस एक बात बतानी थी, मैंने बता दी। लो जी, मैं 2 टॉपिक कंपेयर कराऊंगा। पहले टॉपिक का नाम है डेलीगेशन और दूसरे का डिसेंट्रलाइजेशन, ये साथ साथ चलेगा। हमारे कोर्स में दोनों टॉपिक है, दोनों की इंपॉर्टेंस है। मैं चैप्टर सीक्वेंस से शुरू नहीं करता क्लास 12th में कोई भी। फाइनेंशियल मार्केट पहला चैप्टर ऐसा होगा जो सीक्वेंस से चला है। यहाँ तो बेटा पहले कोई टॉपिक उठा लूंगा 5वां या 6ठा, फिर उठा लूंगा 3रा 4था, पहला टॉपिक सबसे बाद में होता है, पता नहीं क्या बात है। लेकिन हर चीज समझ में आएगी, मुझे पता है कि मेरा सीक्वेंस क्या है। एनसीईआरटी को रखने दो, एनसीईआरटी का सीक्वेंस अपने पास, ठीक है जी। आप ये बताना समझ क्या नहीं आया आपको। चलो ठीक है बाबू, कंपेयर कर रहे हैं हम डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा डेलीगेशन का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो डेलीगेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना बाबू। और यहां पर बोलूं, अगर मैं बोलूं डेलीगेशन ऑफ वर्क, दैट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, अपना काम बांट देना, ठीक है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? यार ये भी काम बांटना होता है। बेटा डेलीगेशन कहता है काम बांटना है, डिसेंट्रलाइजेशन भी काम बांटने को कहता है, लेकिन फर्क क्या है इसमें? बेटा काम की बात सुनना, कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ बेटा जो एक ऑर्गेनाइजेशन में अकेले सारे डिसीजन ले सके और अपने दम पर एक ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है। सर मुकेश अंबानी अकेला चला रहा है क्या रिलायंस? या आपको लगता हो रतन टाटा जी अकेले चला रहे हैं टाटा ग्रुप? नारायण मूर्ति जी अकेले चला रहे हैं इन्फोसिस? किसी को भ्रम तो नहीं है ना?
बेटा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अकेले अपने दम पर अकेले सारी ऑर्गेनाइजेशन चला सके, कोई भी नहीं है बेटा ऐसा। तो कहीं ना कहीं बेटा अगर ये सब कुछ अकेले पहले कर भी लेता था तो इसका वर्कलोड और स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। कहीं ना कहीं इसने फील करा कि नहीं भाई मैं इतना स्ट्रेस नहीं ले सकता, इतना वर्कलोड बर्दाश्त होने लायक ही नहीं है। तो इसने क्या करा, अपने पास सिर्फ कोर इश्यूज, सिर्फ इंपॉर्टेंट मुद्दे रख लिए और जो थोड़ी सी भी रूटीन जॉब थी ना इसको पास ऑन कर दिया अपने लोअर लेवल को कि भाई ये मुझसे नहीं समझ रहा, ये थोड़ी थोड़ी रूटीन जॉब आप दोनों देख लो, ठीक है ना। मैंने अपने पास कोर इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज रख लिए, ठीक है ना। बेटा डेलीगेशन में आप काम को बांटते हो और आपको बता देता हूं डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी प्रोसेस बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म द एंटायर वर्क ऑन इट्स ओन। कोई ऐसा इंसान नहीं है बेटा जो अकेले पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला ले, सारे काम खुद कर ले ऑर्गेनाइजेशन के, कोई भी नहीं है। तो डेलीगेशन एक कंपल्सरी टास्क है बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा डिसेंट्रलाइजेशन डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पे, ये कंपल्सरी नहीं है। देखो बेटा काम को बांटना है ये चीज जरूरी है, लेकिन काम को लोएस्ट लेवल तक बांटना है ये किसी किताब में नहीं लिखा। और आपको बता देता हूं जनरली डेलीगेशन 2 लेवल के बीच में होता है और डिसेंट्रलाइजेशन मल्टीपल लेवल्स के बीच में होता है। यानी कि बेटा यहां जब काम बांटा जाता है ना तो एक ही लेवल को बांटा जाता है, आगे बढ़ाई नहीं जाती बात। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन में काम को बांटा जाता है तो लोएस्ट लेवल तक बांटा जाता है। पेपर में केस स्टडी आती है बेटा कंफ्यूज करने के लिए, आप कंफ्यूज मत हो जाना। कहता है इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाई बाय मैनी। मतलब सर लेवल से मतलब है, कहता है इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई बाय 2, इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 2 ही लेवल तक काम बांटते हैं। बट इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाई बाय मैनी, हम बहुत सारे लेवल पे काम बांटते हैं। शायद क्लैरिटी आ गई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझ आई बात। अभी धीरे धीरे चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा मैंने अभी तक एक ही बात बोली है, डेलीगेशन कंपल्सरी टास्क है क्योंकि एक इंडिविजुअल अकेले सारा काम कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो जब भी ये अपने आप को ओवरबर्डन फील करता है, जब भी इसको लगता है कि मेरा वर्कलोड काफी बढ़ चुका है, तो ये क्या करता है बेटा रूटीन जॉब को पास ऑन करना शुरू कर देता है और कंसंट्रेट करता है सिर्फ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर, ठीक है। कंपल्सरी टास्क है बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेशन को फॉलो करती है। कोई नहीं ऐसा बंदा हुआ धरती पे जो अकेला सारे काम कर लेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना। सर प्रिंसिपल भी करता होगा ना कुछ एक्सटेंट तक डेलीगेशन, आपके स्कूल का भी कुछ तो बेटा काम बांटता ही होगा वाइस प्रिंसिपल को, सारा तो खुद नहीं कर सकता। बेटा इन डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल है बेटा, ये कंपल्सरी नहीं हो सकता। काम को बांटना है ठीक है, ये चीज कंपल्सरी है, लेकिन काम को लोएस्ट लेवल तक बांटना है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात मैंने बोली इन डेलीगेशन वी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन वी मल्टीप्लाइड बाय मैनी। तीसरी बात बेटा डेलीगेशन का स्कोप नैरो है, क्यों? ज्यादा से ज्यादा 2 लेवल। इसका स्कोप बहुत वाइडर है बेटा क्योंकि बहुत सारे लेवल पिक्चर में आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बैंक का एग्जांपल दिया तो 5-6 लेवल भी पिक्चर में आ सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसका स्कोप नैरो है बेटा और डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइडर है, ठीक है जी। आगे बढ़ो बेटा, डेलीगेशन में जब भी पावर को बांटा जाता है सुपीरियर अपना कंट्रोल कभी नहीं छोड़ता। काम की बात सुन लो, आपने बेटा टास्क दे दिया चलो कोई वाइस प्रिंसिपल को परफॉर्म करने के लिए, आप हमेशा इससे जवाब जरूर मांगते हो 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में कि मैंने काम दिया था उसका हुआ क्या। डेलीगेशन में बेटा हमेशा सिस्टम ये है बेटा, मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर, दैट सिंपली मींस लेस फ्रीडम गिवन टू द सबऑर्डिनेट। यानी कि सुपीरियर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, सबऑर्डिनेट को बहुत कम फ्रीडम होती है। आपको काम दे दिया गया बेटा, जवाबदेही आपकी है और आपसे जवाब जरूर मांगा जाएगा। लेकिन बेटा इन डिसेंट्रलाइजेशन मोर फ्रीडम इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट। अगर एक बार आपको काम दे दिया जाता है तो आपका सुपीरियर कभी कंट्रोल नहीं करता, पूछता भी नहीं क्या हुआ, अपने आप देखो क्या कर रहे हो। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम ही नहीं है किसी के पास पूछने के लिए कि मैंने आपको काम दिया था उसका हुआ क्या।
बेटा यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा फ्रीडम दी जाती है सबऑर्डिनेट को, आपका सुपीरियर कभी आपको कंट्रोल करने की जहमत भी नहीं उठाता। ठीक है जी, बात समझ में आई अभी तक सारी? डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिफरेंस क्लियर हुआ? जितनी भी बातें मैंने बोली बाबू, अब हम एक काम करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के नोट्स निकालेंगे, बिल्कुल फाइनल लास्ट पेज पर है जहां मैंने डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस लिखा है, रीड करके बताओ एक बार। तो बेटा अभी एक बात करेंगे, अभी डेलीगेशन को हल्का सा आगे और बढ़ाते हैं। डेलीगेशन के 3 एलिमेंट हैं। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, और आपको बता देता हूं जिसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा है उसको कुछ कुछ याद भी आएगा। बेटा डेलीगेशन के 3 एलिमेंट हैं, अभी इन तीनों पे चर्चा करनी है। फर्स्ट वन इज अथॉरिटी, सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। लो प्यारे बच्चों, करेंगे बात एक एक करके इनकी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बेटा अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी का मतलब ही क्या होता है? पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सिरदर्दी, ऑब्लिगेशन आना बेटा। और बेटा अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। बेटा आंसरेबिलिटी को बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। चलो जी, पहले इन दोनों की चर्चा 2 मिनट के लिए। बेटा अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। एक इंसान हुए हैं बेटा फ्योल, उन्होंने बोला था बेटा देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा इन दोनों चीजों के बीच में बैलेंस बिठाने की कोशिश करो बेटा। अगर किसी इंसान को आप ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे या कम दोगे, वो हमेशा अपनी पावर का मिस यूटिलाइजेशन करेगा बेटा, हमेशा हिटलर बनेगा वो। एक इंसान को सिर्फ पावर दे के देख लो बेटा, क्या होगा पता लग जाएगा। ठीक है ना? और बाबू एक बात और बोल देता हूं, जब किसी इंसान को पावर दी जाती है ना, हमेशा उसको उसका मैक्सिमम स्कोप बताया जाता है कि तेरी पावर मैक्सिमम कितनी है। अनलिमिटेड नहीं छोड़ देना किसी भी इंसान को। सर आपके घर वाले कह दें आपको आप पैसे खर्च कर सकते हो, पावर दे दी, ये ना बताए कितने खर्च कर सकते हो। हाँ समझदार है, घर ही ना बेचाएं, ये बेनामा ही ना गिरवी रखाएं कहीं। बाबू अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना? अगर किसी इंसान को ज्यादा अथॉरिटी दे दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे या कम दोगे, हमेशा अथॉरिटी मिसयूज होगी बेटा। ठीक है ना? हिटलर ही बनेगा इंसान। और एक इंसान को आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे, कोई अथॉरिटी नहीं दोगे, बेटा डिसकंटेंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग हो जाएगी। एग्जाम्पल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से पहले। बेटा एक पर्सन को आपकी क्लास में से टीचर ने उठाकर मॉनिटर बना दिया, अभी तो याद भी नहीं आ रहा होगा क्लास क्या चीज होती है। ठीक है ना? वही पुराने जमाना, वही प्राचीन जमाना, प्राचीन काल की बात है। हाँ जी बेटा। बाबू एक इंसान को मॉनिटर बना दिया और मान लो बेटा पावर दे रखी है उसको अनलिमिटेड। उसने पूछा मेरी जिम्मेदारी क्या होगी, उसे कह दिया तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसने कहा थप्पड़ मार सकता हूं, आज ही मार सकता है। क्या ही होगा पता ही है आपको, सारी दुश्मनी निकालेगा भाई साहब क्लास में, जिसने भी पंगे लिए होंगे बजेगा सबके। यही तो होगा भाई, अगर आप पावर दोगे और कोई जिम्मेदारी नहीं दोगे, हमेशा वो पावर मिसयूज होगी। और जब भी पावर दी जाती है मैक्सिमम स्कोप बता के दी जाती है कि मैक्सिमम किस एक्सटेंट तक। ठीक है ना बेटा? और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, उसे कह दिया तेरे को क्लास माइंड करानी है, तेरी जिम्मेदारी है। उसने कहा मेरी पावर ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख दूं, नहीं नहीं ये नहीं कर सकता। फिर प्रिंसिपल ऑफिस ले जाऊं, नहीं ये भी नहीं कर सकता। थप्पड़ मार दूं, नहीं कुछ नहीं कर सकता, बस क्लास माइंड करानी है, होगी बस क्लास माइंड। बेटा क्या होगा? इट लीड टू डिसकंटेंटमेंट, डिससैटिस्फैक्शन के अलावा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसको भी पता है कि क्लास माइंड हो नहीं सकती। समझ आई बात? देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है ना? एक केस स्टडी आती है बेटा, बहुत बार रिपीट भी होती है, जिक्र कर देता हूं आपके साथ। बेटा प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे एम्प्लॉइज को कहा
कि मुझे इस वीक 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई भी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है सर 10 यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगी। बेटा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी या अथॉरिटी दी प्रोडक्शन मैनेजर ने? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे दी कि आपको 10 यूनिट बनानी है इस हफ्ते में। उन्होंने कहा सर ठीक है, आप एक काम करो, गोडाउन की दे दो मेरे को, मुझे 10 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल भी तो निकालना पड़ेगा फ्रॉम डिफरेंट टाइम, ठीक है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम, 1 दिन 2 दिन में निकाल लूंगा ही, ठीक है ना। उसने कहा नहीं नहीं की नहीं दे सकता मैं आपको। बेटा सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, अथॉरिटी नहीं दोगे, यूनिट बन जाएंगी। एक हफ्ते में 10 यूनिट तैयार मिलेंगी क्या? रॉ मटेरियल तो निकालने नहीं दे रहे आप उसको, क्या होगा बेटा? नहीं बनेगी ना कोई भी यूनिट, नहीं हो सकता ना वर्क परफॉर्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड अथॉरिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। अथॉरिटी के लिए बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बराबर अथॉरिटी देना जरूरी है। समझ आई बात? अभी सामने देख रहे हैं आप मेरी तरफ, और क्लैरिटी लाते हैं बेटा। बाबू किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने सेल्स मैनेजर को बुलाया। सेल्स मैनेजर आपको ना इस 1 महीने में 20,000 यूनिट बेच कर देनी है, 20,000 यूनिट बेच कर दो। ये क्या है बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी? जिम्मेदारी दे दी इसको कि 20,000 यूनिट बेच के देनी है 1 महीने में। बाबू रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, कुछ तो अथॉरिटी देनी चाहिए ना। बाबू इसको अथॉरिटी दे दी गई कि तू 5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, कहीं भी जाना पड़े, कहीं किसी भी शहर में ट्रैवल करना पड़े, एयर रूट का इस्तेमाल करना पड़े, फ्लाइट, जो मर्जी कर, 5 लाख रुपए तू खर्च और 20,000 यूनिट बेच के दे, ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी साथ में दे दी, ठीक है जी। बाबू सेल्स मैनेजर ने क्या किया? सेल्स मैनेजर ने ना 4 सेल्समैन रखे, सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्स पर्सन 3, सेल्स पर्सन 4। इसने उठा के चारों को बोल दिया कि मुझे नहीं पता, मुझे 1 महीने में हर हाल में 5-5 हजार यूनिट बेच के दे दो। जो काम इसको मिला था इसने फर्दर बांट दिया, इसने बोल दिया कि 5-5 हजार यूनिट मुझे तो ये पता है कि आपने बेच के देनी है और कुछ नहीं जानता मैं। इन्होंने कहा ठीक है चलो बेच देंगे, कुछ तो अथॉरिटी दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। इसने चारों को पावर दे दी कि आप 1,25,000 रुपए खर्च कर सकते हो, 1,25,000 रुपए आप खर्च कर सकते हो और 5-5 हजार यूनिट बेच के देनी है आपने, ठीक है जी। काम की बात बेटा, अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है क्या? डेलीगेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या अथॉरिटी बांटी जा सकती है? बांटी गई। इसकी पावर थी 5 लाख खर्चने की, इसने अपनी पावर दे दी सेल्स मैनेजर को और इसने अपनी पावर बांट दी बेटा सेल्स पर्सन में। क्या बेटा अथॉरिटी बांटी नहीं गई? क्या अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जा सकती है? बेटा की जा सकती है। इसने अपनी जिम्मेदारी बांटी इसको और इसने फर्दर अपनी जिम्मेदारी बांट दी बेटा 4 सेल्स पर्सन में। 20,000 यूनिट बांटने की, बेचने की जिम्मेदारी बांटी गई, 2 बार बांटी गई बेटा। अथॉरिटी बांटी जा सकती है जी, बांटी जा सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जा सकती है, बिल्कुल बांटी जा सकती है। एंड व्हाट अबाउट अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी मींस आंसरेबिलिटी, बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। बेटा आंसरेबिलिटी कभी नहीं बांटी जा सकती। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, मान लो सेल्स पर्सन 4 4,000 यूनिट बेच पाया, 1,000 नहीं बिकी, कोई भी वजह रही, बीमार हो गया, कुछ भी हुआ, 1,000 यूनिट ये नहीं बेच पाया, बाकी तीनों ने बेच ली बेटा 5-5 हजार यूनिट। टोटल यूनिट बिकी 19,000। सीईओ ने सेल्स मैनेजर को बुलाया, यूनिट क्यों नहीं बिकी? सर ये कह सकता है 2 मिनट रुक जाओ, मुझे नहीं पता, मैं सेल्स पर्सन 4 को बुला रहा हूं। सीईओ ऑर्गेनाइजेशन का बात करना पसंद करेगा? ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय के साथ शायद उसको मतलब भी नहीं होगा कि आपने किसको रखा और कहां कहां भेजा। बेटा चाहे अथॉरिटी बांट दी गई, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी गई, बट अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। कभी बांटी नहीं जा सकती बेटा। आंसरेबिलिटी कभी नहीं बांटी जा सकती। जवाबदेही आपकी है बेटा, क्यों नहीं बिकी 1,000 यूनिट, क्यों कम बिकी हैं 1,000? बात क्लियर हुई? पावर बढ़ती है, बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं,
लेकिन बेटा आंसरेबिलिटी कभी नहीं बढ़ती, कभी भी नहीं बढ़ सकती। इतनी बात ओके, ठीक है। अभी तक जितनी बातें बोली समझ आई। एक लास्ट बात, फिर बेटा चर्चा आगे बढ़ेगी। बेटा अगर पेपर पूछे अथॉरिटी का फ्लो कैसा है, तो बेटा अथॉरिटी का फ्लो है डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। सामने देख रहे हैं आप मेरी तरफ, समझ तभी आएगा बेटा जब सामने देख रहे हैं। बाबू अथॉरिटी का फ्लो कैसा है? डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। इसकी पावर थी तो इसने आगे बांटी, इसकी पावर थी तो इसने आगे बांटी। बेटा डाउनवर्ड्स चल रही है अथॉरिटी। सुपीरियर देता है हमेशा सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर देता है हमेशा सबऑर्डिनेट को। अथॉरिटी का फ्लो कैसा है बेटा? डाउनवर्ड्स, ऊपर से नीचे की तरफ। सुपीरियर ने दी सबऑर्डिनेट को, अगले सुपीरियर ने दी अगले सबऑर्डिनेट को। बात क्लियर? रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो कैसा है? अभी देखने में जैसा लग रहा होगा वैसा नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा ऐसे ही तो है, जिम्मेदारी इसकी थी, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, ये भी डाउनवर्ड्स नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पर सोचने का तरीका बदल जाता है बेटा। बाबू रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइम पर क्या सोचना है आपको? अगर जो जिम्मेदारी मिली आपने पूरी ना करी तो आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? बेटा एक इंसान हमेशा अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसने टारगेट पूरा नहीं करा तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसने टारगेट पूरा नहीं किया तो बेटा ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का फ्लो हमेशा अपवर्ड्स है बेटा, फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू द सुपीरियर। और बेटा आंसरेबिलिटी, व्हाट अबाउट द अकाउंटेबिलिटी? बेटा अकाउंटेबिलिटी का भी फ्लो अपवर्ड्स है बेटा। अकाउंटेबिलिटी मतलब बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल रिजल्ट। आप अपने सुपीरियर को ही तो जवाब देते हो, सबऑर्डिनेट को तो कोई भी जवाब नहीं देता। समझ आई बात? तीन बातें। हाँ जी, अथॉरिटी का फ्लो कैसा है बेटा? हमेशा डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, या बोल दो फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। ठीक है ना जी बेटा? सुपीरियर के पास पावर थी तभी तो पावर फर्दर बांटी, तभी तो इसने फर्दर बांटी। हमेशा पावर बेटा ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा अगर आपने काम पूरा नहीं करा, आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? हमेशा अपने सुपीरियर के लिए। ठीक है ना, कि मुझसे काम पूरा नहीं हो पाया, ये अब बेटा अपने सुपीरियर के लिए। और बेटा आंसरेबिलिटी, बेटा ये भी अपवर्ड्स ही है जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबू आंसर हमेशा अपने सुपीरियर को करना होता है, कोई अपने सबऑर्डिनेट को आंसर नहीं देता। ठीक है ना? अगर आपसे कुछ पूछेगा सबऑर्डिनेट, आ गया बैठ यहाँ पर, कौन है मालिक? मैं हूँ, बैठ जा यहाँ पर। यही करता है ना बेटा एक इंसान। ठीक है ना? जवाब हमेशा ऊपर वाले को देना होता है बेटा, कोई नीचे वाले को जवाब देना नहीं चाहता, कभी भी नहीं देना चाहता। बात क्लियर हुई? सारी बात समझ आई? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। बस जल्दी से रिवाइज। अथॉरिटी मीन्स, बोलना अपने, अब मैं नहीं बोलूंगा। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स obligations to carry out a particular task. And what about accountability? Answerability या being answerable for the final results. ठीक है, इतनी बात क्लियर? There should be a balance between responsibility and accountability. यार ढंग से बोल लो, देखो ऐसे काम चलेगा नहीं। There should be a balance between authority and responsibility. बेटा अगर more of authority is granted and less of responsibility is given, there is a chances of misutilization of authority. अगर आप ज़्यादा पावर दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम दोगे या नहीं दोगे, मिसयूज ही होगी बेटा। और अगर आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, कम अथॉरिटी दोगे, तो बेटा क्या होगा? डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट होगा। हमेशा जब भी किसी इंसान को अथॉरिटी दी जाती है, उसका मैक्सिमम स्कोप बताकर अथॉरिटी दी जाती है। बेटा अथॉरिटी बांटी जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बांटी जा सकती है, बट अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट टर्म एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ऑल्सो बी डेलीगेटेड, बट अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। आंसरेबल आप ही रहोगे बेटा, टारगेट अचीव ना हुआ तो, चाहे कितनी पावर बांट दी, चाहे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बांट दी। ठीक है जी? अथॉरिटी का फ्लो डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का फ्लो अपवर्ड्स फ्रॉम बॉटम टू द टॉप। क्लियर बात? बेटा अब मैं बता रहा हूं कि हम किस पेज नंबर पे हैं और वहीं से पढ़ना शुरू करेंगे। बेटा हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 41 पर हैं हम।
जल्दी से निकालो बेटा फटाफट से। बेटा सबसे पहले डेलीगेशन की डेफिनेशन दी गई है। बाबू एक बार ये टर्म और क्लियर कर दो। सब प्यारे बच्चे एक मिनट सामने देखना, ये चीज मैं और क्लियर कर दूं। मैंने रब कर रहा हूं, कुछ नहीं होता, खैर आपको सब कुछ समझ आ चुका है, सिर्फ रीड करने वाला ही मुद्दा है। बेटा सामने देखना, ये क्या दो टर्म होती हैं, ये दोनों टर्म क्या होती हैं, डेफिनेशन और मीनिंग। कभी पेपर बोलेगा मीनिंग लिख दो डेलीगेशन का, कभी बोलेगा डेफिनेशन लिख दो। बेटा इन दोनों टर्म को बिल्कुल क्लियरली समझ लो। बाबू जब बोला जाता है ना डेफिनेशन लिखो, हमेशा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सम ऑथर होती है। कोई ना कोई ऑथर होता है बेटा जिसने डिफाइन किया होता है चीज को, हमेशा ऑथर के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। बेटा आपने 2-4 लाइन का मीनिंग चिपका दिया और बेटा नाम नहीं लिखा, तब भी 0 की उम्मीद करना। ये तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। दूसरी बात, जब किसी एक इंसान ने अपनी मर्जी से डिफाइन करा, तो आपकी क्या मजाल उस वर्ड के बीच में कुछ एडिशन कर दो या कुछ डिलीशन कर दो या कुछ मॉडिफिकेशन कर दो। ना तो डेफिनेशन में एक भी वर्ड ऐड किया जा सकता, ना एक भी वर्ड डिलीट किया जा सकता, और ना ही कोई वर्ड मॉडिफाई किया जा सकता। जैसी दी गई है बिल्कुल वैसे याद करनी है, मजबूरी आपकी। और हमेशा ऑथर का नाम चिपकाना है। एंड मीनिंग क्या होता है बेटा, जो मर्जी लिखो, जैसा आपको समझाना है बेटा। ये आपके खुद के वर्ड्स हैं बेटा, ठीक है ना, और चाहे अपना नाम भी चिपका लिया करो नीचे। दूसरी बात, अगर पेपर में ऑथर का नाम भूल गया या डेफिनेशन याद ही ना करके गया तो क्या? सर ये तो होगा, वैसे वैसे 12-13 डेफिनेशन है, मैं ऐसी कोई भी नहीं छोड़ूंगा जो याद ना हो आपको। एक जरूर आती है 1 नंबर में, ठीक है ना, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर भूल जाए तो सर देखो अपनी भाषा तो है ही जिंदाबाद, वही चिपकाओ। और बेटा जब नाम लिखना पड़े ऑथर का, तो जो भी स्पोर्ट्समैन का नाम याद हो, लेकिन उसकी भी सिर्फ कास्ट, ठीक है ना, बड़े बड़े ध्यान से करना है आपको ये काम, ठीक है ना, बड़े चोरी छुपे, टीचर को भी पता नहीं लगना चाहिए आप ये काम कैसे करते हो, ठीक है ना। लेकिन बेटा ऐसे मत लिख देना अकॉर्डिंग टू सचिन तेंदुलकर, मतलब ये बेवकूफ़ी की कोई जगह नहीं है। किसी भी इंडियन स्पोर्ट्समैन का नाम नहीं लिखना, नाम हमेशा बेटा फॉरेनर्स के लिखने हैं, और उसमें भी बेटा पूरा नहीं चिपकाना कास्ट। ब्रेटली तो अकॉर्डिंग टू ली। सर ये बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं मैं बचने का, बच सकते हो इससे, निकल सकती है डेफिनेशन ठीक होकर, ठीक है ना। ये मत लिख देना बेटा अकॉर्डिंग टू रिकी पॉन्टिंग, फिर मत कहना नंबर नहीं मिले थे, ठीक है ना। कास्ट चिपकानी है पहली बात, फॉरेन स्पोर्ट्समैन की चिपकानी है दूसरी बात, तीसरी बात जो बहुत पॉपुलर हो ना उससे बचो, ठीक है ना, उससे बचो थोड़ा सा, कहीं ना कहीं ये जुगाड़ फिट हो ही जाता है। हमने भी किया ही होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन तक फिट ही है। चलो जी खैर, मेरा ख्याल बात क्लियर हुई होगी। चलो बाबू, अब यहां पर डेफिनेशन दी गई है डेलीगेशन की, मीनिंग नहीं दिया गया, तो आपके खुद के वर्ड्स तो है ही नहीं है बेटा। क्या हीमैन ने डेफिनेशन दिया है बेटा, नाम भी ऐसे ऐसे होते हैं इनके, तो चलो खैर बाबू, और डेफिनेशन बड़ी गजब दी है इसने। खैर आपको एक बार में क्लिक करेगी, मुझे रटवानी नहीं है, समझ में आ जाएगी आपको। कहता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मेयरली मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट। सामने देखना मेरी तरफ, कहता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, पावर बांटने का मतलब क्या होता है, ये मतलब बता रहा है पावर बांटने का। कहता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस मेयरली मींस ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स को पावर देना टू ऑपरेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, और उसको जब पावर देंगे तो मैक्सिमम स्कोप बता के देंगे कि तुझे इसी स्कोप के अंदर रहना है। सर सही डेफिनेशन दी, ऐसा ही कुछ हमने भी समझा है बेटा। जब पावर दी जाती है, बांटी जाती है, तो हमेशा मैक्सिमम स्कोप बता के दी जाती है। सर अभी मैंने बांटी थी, सेल्स मैनेजर ने पावर बांटी थी ना, सर ये तो नहीं कह दिया पैसे कितने भी खर्च कर लेना, बताया पैसे खर्च कर सकता है, लेकिन ये भी बता दिया मैक्सिमम 1.25 लाख रुपए। Delegation of authority merely means granting of authority to the subordinates to operate within the prescribed limit. बांटो पावर को सबऑर्डिनेट को, लेकिन मैक्सिमम स्कोप बताकर।
सर डेफिनेशन क्लियर। अब बेटा लिखा गया एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, 3 एलिमेंट का जिक्र है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये रीड करते ही समझ में आ जाएगा, रीड आपने करना है, करो जी रीड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।